हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को और उसके साथ ही एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस को लेकर, जनगणना को लेकर, इसको हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि न्यूज़ क्या है। कास्ट सेंसस होने जा रही है भारत में, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में अभी एक बहुत बड़ा फैसला किया गया, जिससे कि सबसे पहले तो जो आम जनगणना होती थी, नॉर्मल जो सेंसस होती हैं कि भारत में ये पता लगाने के लिए कि कितने लोग हैं किस क्षेत्र में, तो उसको पहले वो होती थी, लेकिन अभी इसको फिलहाल बदल दिया गया है कास्ट के साथ। मतलब अब इसके साथ किस जाति के लोग कितने हैं भारत में, इसकी जो जनगणना पूरा मतलब इसका आंकड़े इकट्ठे किया जाएंगे। सेंसस टू एन्यूमरेट कास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जो स्वतंत्र भारत है उसमें पहली बार ये कास्ट जनगणना होने जा रही है। डेट्स फॉर द डिलेड सेंसस येट टू बी नोटिफाइड, द काउंट विल प्रोमोट इंक्लूजन एंड पेव्स न्यू पाथ्स ऑफ प्रोग्रेस, सेज अमित शाह। तो अमित शाह ने ये कहा है कि जो स्वतंत्र भारत है उसके बाद ये पहली जनगणना जो जाति गणना है ये पहली बार की जाएगी। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों रही है? मोदी सरकार का जातिगत गणना पर ऐतिहासिक फैसला है, जो कि इससे पहले कभी ऐसा फैसला नहीं आया था। जनगणना के साथ होगी जातिगत गिनती। अब देखिए, नॉर्मल जो सेंसस वो तो होनी थी, हालांकि कोविड होने के कारण वो डिले हो चुकी है, लेकिन उसके साथ अब जाति की भी गिनती की जाएगी। कुछ राज्यों में पहले ही जातिगत सर्वेक्षण हो चुके हैं। तो देखिए, कास्ट सेंसस टू बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट पॉपुलेशन सर्वे सेंटर्स बिग मूव। अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉपुलेशन सर्वे होगा उसके साथ इसको अगर ऐड किया जाएगा कि नहीं, ये तो अभी बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी पहली बार इसको शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि जनगणना और जाति जनगणना में अंतर क्या होता है, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। जनगणना क्या है? ये एक देश की पूरी आबादी की गणना है, जिसमें जनसंख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास जैसे आदि सामान्य जनसंख्या के विवरण शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और विकास योजनाओं के लिए डेटा प्रदान करना है। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना शुरू हुई थी। उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 25.38 करोड़ थी। तब से ही हर 10 साल बाद जनगणना हो रही है। 1881 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई थी। तो इसमें अब देखिए, जब भारत आज़ाद नहीं था तो उस समय का ये आप टाइमलाइन देख लीजिए। 1881 से 1931 के बीच जातीय जनगणना शुरू की मतलब होती थी। जो 1881 की जो सेंसस हुई थी वो पहली बार भारत में कंडक्ट कराई गई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। अब देखिए, जातिगत गणना का क्या मतलब है? जातिगत गणना का अर्थ है कि देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, इसकी गिनती करी जाएगी। इससे देश में जातियों के आंकड़े साफ साफ बिल्कुल सामने आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी रूप से ये पता चल जाएगा कि किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है। केंद्र सरकार जातिगत गणना कराती है और इसके आंकड़े जारी करती है। तो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार इसके आंकड़े सामने आएंगे। 2011 में जातिगत गणना हुई थी, लेकिन तब इसके जो डेटा है, आंकड़े, वो जारी नहीं किए गए थे। मतलब कुछ जगह पर ये जातिगत गणना की जा चुकी है, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं आए थे। अब देखिए, क्या संविधान में जनगणना का प्रावधान किया गया है? भारत में जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान से ये सेंसस किया जा रहा है, क्या इसके बाद जब संविधान बना था, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, क्या उन्होंने जनगणना का कोई प्रावधान रखा है संविधान में? इसके बारे में हम बात करते हैं। जातिगत अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है। बिल्कुल, ये जनगणना का जो अधिनियम है जोड़ा गया था 1948, उसके प्रावधान में ये कहा गया था कि भारत में जो भी नीतियां, उनके सही संचालन के जो संसाधन हैं, उनका सही तरीके से आंकलन करने के लिए, मतलब आवंटन करने के लिए लोगों के बीच में जातिगत नहीं, जनगणना कराई जाएगी। सिंपल जनगणना का इसमें दिया गया। इस अधिनियम को बनाने के लिए विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। मतलब जो बिल पेश किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 69 क्रमांक में दिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। जनगणना उल्लेख जब हम देखते हैं प्राचीन काल से, इसमें कुछ इतिहास में भी कुछ ऐसे एविडेंस या कुछ ऐसे स्रोत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो जनगणना है वो प्राचीन काल से ही, एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही चली आ रही है। ऋग्वेद, भारत प्रारंभिक साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में
800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाए रखा गया था। अर्थशास्त्र क्या कहते हैं? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र के कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह निर्धारित किया गया है। आईने अकबरी में जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट थी, जिसको आईने अकबरी कहा जाता था, जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े इसमें शामिल है। मतलब ऋग्वेद में भी हमें कुछ ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि जनगणना की जाती थी। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी कुछ ऐसे प्रूफ मिलते हैं। उसके बाद आईने अकबरी, मुगल काल में अगर हम देखें, जो मुगल बादशाह थे अकबर, उनके समय पर भी आईने अकबरी में जनसंख्या, उसमें उद्योग, धन और भी जो भी विशेषताएं उनसे संबंधित आंकड़े शामिल किए गए थे। ब्रिटिश शासन के समय जनगणना का इतिहास क्या है? हमने देखा 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। 1941 में जातीय आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इनको सार्वजनिक नहीं किया गया था। आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। सबसे पहले हुई थी 1881 में, भारत में शुरू की गई थी 1881 से, तब ब्रिटिश शासन था भारत पर। उसके बाद 1951 में जब 1947 में भारत आज़ाद होता है, तो 51 में पहली बार आज़ाद भारत की जनगणना होती है। उस समय सरकार ने यह तय किया था कि सिर्फ अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, क्योंकि इसको अत्यधिक पिछड़ा वर्ग माना जाता है। मतलब कि हर जैसे सामाजिक वर्ग से ये कमज़ोर, सामाजिक रूप से ये कमज़ोर होते हैं, सामाजिक और आर्थिक। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इनके आंकड़े इकट्ठे करके इनके लिए सही तरीके से नीतियाँ या प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार का मानना था कि जातियों की गणना से समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता कमज़ोर होगी, तो इसी वजह से जो जाति, उनकी गणना नहीं की जाती थी। जातीय जनगणना से लोगों की जाति, उपजाति, सामाजिक समूह से संबंधित जानकारी इकट्ठी की जाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना, आरक्षण नीतियों को लागू करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक ये डेटा है OBC की आबादी कितनी। ये OBC की आबादी है जो कि 1955 में इतने % थी, फिर 90 में इतनी होगी, 99 में, 2004-05 में और 21-22 में अगर हम देखें 46% है। तो ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया गया है। अब देखिए 2011 के कास्ट सेंसस के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। जो कास्ट हुआ था, जो जनगणना हुई थी जो जाति की, उसके आंकड़े जो थे वो पब्लिकली नहीं किए गए थे। हुई तो थी 1980 के दशक में जातीय आधार पर बनी पार्टियों ने शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिए जाने के लिए अभियान चलाए थे। फिर 1971 में पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के लिए मुद्दे पर मंडल कमीशन ने OBC जातियों का आरक्षण देने की सिफारिश की थी। 1990 में क्या होता है, इसे 1990 में इसे तब के PM जो VP सिंह थे उन्होंने लागू किया था। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन किए गए थे। 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, इन्होंने OBC नेता थे ये, इन्होंने मनमोहन सिंह सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव भी बनाया था। पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। फिर 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC कराने का फैसला किया था। मतलब सामाजिक आर्थिक जाति जो जनगणना थी उसको, इसके लिए 4,399 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई थी, लेकिन इसमें जातियों का डाटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारा डाटा सार्वजनिक किया था। तब सरकार का कहना था कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी, उसमें कई खामियां थी। मतलब मोदी सरकार का कहना था कि इसमें बहुत सारी गलतियां थी, इसी वजह से इसके वजह से आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अब देखिए अंग्रेज करवाते थे जनगणना, हमने देखा था 1881 में पहली बार होती है। 1931 से 41 तक जातिगत जनगणना की जाती थी। भारत के संविधान निर्माताओं और आज़ाद भारत की जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आज़ाद नेता शामिल थे, उन्होंने ये कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि जो संविधान सभा के मेंबर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि जाति के आधार पर जनगणना की जाए, क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार गणना हुई थी, लेकिन इसमें भी सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC और ST की गिनती की गई थी। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC और ST की गिनती होती है।
जनगणना में SC ST की गिनती भी इसलिए कराई गई थी क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी, क्योंकि संविधान में बताया गया था कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसी वजह से SC और ST की जो मतलब काउंटिंग करी गई थी, इन जातियों के कितने लोग हैं, क्योंकि उनके एक जो मतलब अनुपात पर ही उन्हें भी आरक्षण दिया जाता है। जातिगत जनगणना की मांग कब कब रही है? 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियां उभरी थीं। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों, नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के लिए अभियान चलाए थे। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बसपा नेता कांशीराम ने की थी। सबसे पहली जो मांग की जाती यूपी के नेता द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों का आरक्षण देने के मामले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने OBC के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे। फिर 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे OBC नेताओं ने मनमोहन सरकार पर दबाव डाला था कि आप जातिगत जनगणना कराई जाए। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SACC का फैसला किया था। इसके लिए 4,399 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था और 2013 में ये पूरी हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। क्या कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया? अब देखिए, कुछ मंत्रियों का कहना है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब भी भारत में कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, उन्होंने जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध किया। तो सबसे पहले कहते हैं केंद्रीय मंत्री वैष्णव, उन्होंने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई है। फिर कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया, ये उनका कहना है। 2010 में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दल ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला नहीं किया। तो ये केंद्रीय मंत्री वैष्णव सिंह का कहना है। अब देखिए, इस पर कुछ लोग कहते हैं जैसे कि कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध किया जातिगत जनगणना का, लेकिन अगर हम एक और थोड़े से पीछे अगर इतिहास में जाकर हम देखें, या हम अगर रिसेंटली हम देख लेते हैं, इतिहास में नहीं, हम रिसेंटली देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने भी बहुत बार मांग की थी जातिगत जनगणना कराने की। 16 अप्रैल 2023 को पहले कहते कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी और आरक्षण में 50% सीमा हटाने की बात कही थी। उन्होंने केंद्र सरकार में OBC, दलित और आदिवासियों की कम भागीदारी का मुद्दा भी उठाया था। सबसे पहले वो 16 अप्रैल 2023 में मांग करते हैं। फिर 25 सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की जो रैली होती है उसमें कहते हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना को भारत का एक्सरे बताया। उन्होंने कहा है कि ये एक प्रकार का भारत का एक्सरे होगा, जिससे कि भारत की स्थिति बहुत अच्छे से पता चलेगी कि भारत में किस जाति के कितने लोग हैं। फिर इसी आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद 30 सितंबर 2023 को, फिर 9 अक्टूबर 2023 को भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि ये आंकड़े जो सार्वजनिक नहीं किए गए वो भी किए जाने चाहिए। फिर 16 नवंबर 2023 को भी मांग की थी, राजस्थान चुनाव होने वाले थे तब। 3 फरवरी 2024 को भी उन्होंने 2024 में उन्होंने 5 बार मांग की थी इसकी जातिगत जनगणना की। और उन्होंने जब लास्ट में मतलब जब 26 सितंबर 2024 में हरियाणा की एक रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया और जातिगत जनगणना की मांग को दोहराया। अब देखिए, जैसे कि कुछ नेता कहते हैं कि जो राहुल गांधी थे या कांग्रेस सरकार थी वो हमेशा से जातिगत जनगणना के विरोध में थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर पूरा डेटा देखें तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी तब जितनी भी रैलियाँ हुई थी उनकी, या कहीं पर भी चुनाव थे वो जीते थे विधानसभा में या किसी भी मंडल में, तो उन्होंने हमेशा से ये मांग रखी थी। अब देखिए, सिर्फ SC और ST की जातिगत जनगणना क्यों होती है? अब हमने इतिहास में ही हम देख चुके हैं कि जो SC और ST की जनगणना जातिगत गणना कराई जाती है सिर्फ उनकी ही क्यों होती है। संविधान की धारा 330 और 32 में यह प्रावधान है कि SC और ST समुदाय की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व की जाएंगी। अब देखिए, सीटें तभी रिजर्व की जा सकती है जब उनकी
आबादी। इट मीन्स कि उनकी गिनती का पता चले कि इस कास्ट के कितने लोग हैं, फिर उसी प्रकार से अनुपातिक तौर पर ही ये आरक्षण दिया जाता है। बिना सही जनसंख्या का पता लगाए उस अनुपात में सीटें रिजर्व करना संभव नहीं था, इसलिए हर 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ एससी और एसटी के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। समय समय पर पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के लिए सभी जातियों की जनगणना की मांग की जाती रही है, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब देखिए, संविधान में जनगणना का तो प्रावधान किया गया है, लेकिन किस मतलब जाति आधारित होनी चाहिए कि नहीं, इसकी कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। इस साल बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में जातिगत सर्वे करवाए गए हैं। 2023 में बिहार सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी किए थे। अब देखिए, देश में जो जातियों की स्थिति क्या है, ये 2011 के अनुसार है। एससी जातियां इतनी हैं और एसटी इतनी हैं, यानी कि 1270 एससी कास्ट है और एसटी कितनी हैं, 748, और ये कुल आबादी का 16.6% और ये 8% है। अब देखिए, मुसलमानों में भी कई तरह की जातियां होती हैं, क्या अब उनकी भी जनगणना होगी इसके साथ? देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट रशीद किदवई क्या कहते हैं कि मुसलमानों में भी कई पिछड़ी जातियां होती हैं, उनकी भी गिनती की जाएगी। मुख्य समस्या जनगणना के बाद शुरू होगी, जब इसे लेकर योजनाएं रिजर्वेशन लागू करने की मांग होगी। मुसलमानों के अलावा महिलाओं या किसी भी और वर्ग को लेकर नए सिरे से एक बहस शुरू होने वाली है। जातिगत जनगणना के फैसले पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत में पहले जो मुसलमानों को एक धार्मिक समूह के रूप में गिना जाता था, अब उनकी भी जनगणना अलग से की जाएगी। मुसलमानों की भी अलग अलग जातियों के संदर्भ में आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। अब देखिए, देश में पहली बार मुसलमानों की होगी जातिवार गणना। ये देखिए, अब न्यूज़ में आ रहा है कि मुसलमानों की भी अलग से जनगणना की जाएगी। अब देखिए, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पसमानदा समाज और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर चोट लगेगी। मतलब जो पसमानदा समाज होता है उस पर भी गहरी चोट लगेगी। अब देखिए, क्या मुस्लिम जनगणना से भारत में पसमानदा मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा? जो ये पसमानदा मुसलमान हैं, जो बिल्कुल निचली जाति में आते हैं, मतलब जो कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, क्या उनको भी आरक्षण या उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? इस जनगणना में मुसलमानों को भी क्षेत्रीय जनसंख्या की सही रूप से सामने आएंगे, मतलब कितनी जनसंख्या है उसकी पूरे आंकड़े ट्रांसपेरेंसी से बिल्कुल सामने आएंगे। मुस्लिम समाज में भी 85% जनसंख्या पसमानदा मुसलमानों की है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। लेकिन सही आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज़ जो अनसुनी कर दी जाती है। देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में भी एक भी पसमानदा मुसलमान नहीं है। अब देखिए, क्या जनगणना से पसमानदा मुसलमानों की स्थिति सुधर जाएगी? अब देखिए, सरकार जैसे कि ऐलान कर रही है कि इसके साथ जो भी जनगणना होगी उसमें मुसलमानों की जनगणना होगी, उसके साथ ही पसमानदा मुसलमानों के भी। अब देखिए, हम सोचने की बात यह है, क्या ऐसी जनगणना करके कुछ उनकी स्थिति सुधर सकती है? भारत में मुस्लिम समुदाय का वह वर्ग है पसमानदा जो कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। पसमानदा शब्द एक फारसी से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? पिछड़े हुए या दबे कुचले हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्न और मध्य जाति के मुसलमान हैं, जिनमें कुछ ऐसी कास्ट जैसे कि अंसारी, कुरैशी, तेली, धोबी और बाकी जो परंपरागत रूप से अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं। ये समुदाय अक्सर उच्च वर्गीय या अशरफ, जिसे उच्च जाति कहा जाता है, मुसलमानों की एक उच्च जाति अशरफ, उनसे अलग अपनी पहचान बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव बहुत किया जाता है। पसमानदा आंदोलन 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था समुदाय के अधिकारों, समानता और सामाजिक रूप से न्याय करना। वे सरकारी योजनाओं में आरक्षण और बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग करते। जो ये तो था कि जो पसमानदा मुसलमान क्या थे और उनकी स्थिति क्या थी। अब देखिए, जातिवार जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पसमानदा या अन्य जातियों के मुसलमान भी अपनी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। भाजपा लंबे समय से मुस्लिम जनगणना के पक्ष में रही है। मतलब जो भाजपा सरकार थी वो चाहती थी कि मुसलमानों की जनगणना कराई जाए। पिछले साल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों की जनगणना कराई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर असम के मूल मुसलमानों को एसटी का दर्जा भी दिया गया था। इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में भी पसमानदा मुसलमानों को जगह मिली है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार मुसलमानों को विशेष और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधि के रूप में देखती है। अब देखिए, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, 2011 का है ये, 1951 से 2011 का। भारत में मुस्लिम जनसंख्या का आकार क्या है? सबसे पहले देखिए, 1951 में इतने मुसलमान थे, फिर उसके बाद 61 में धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, और आज अगर हम ये 2011 के आंकड़े अगर आज हम देखेंगे तो इससे बड़े ही होंगे। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्या है?
अब देखिए जनगणना कराई तो जा रही है, हालांकि जनगणना होनी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना की क्या ज़रूरत है। जातिगत गणना के सवाल से केंद्र सरकार और बीजेपी अब तक बची रही है ना, मतलब अभी तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट लास्ट टाइम 1931 में सामने आई थी और उसके बाद जुड़ी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। 1931 की रिपोर्ट और मंडल कमीशन के रिसर्च के अनुसार देश में पिछड़े वर्ग की आबादी 54% है। जातिगत गणना में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही देश में ओबीसी की आर्थिक और सामाजिक हालात के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब देखिए जब 1931 में जो आंकड़े पेश किए गए थे, अभी तो उससे हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, आंकड़े बड़े ही होंगे जैसी भारत की स्थिति है। इससे क्या होगा कि जो आंकड़ा है वो जो पिछड़े वर्गों का है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए जातिगत जनगणना को लेकर अन्य पार्टियों के नेता के क्या विचार हैं, जो अलग अलग नेता जो विचार रखते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की। वो कहते हैं कि जो मोदी सरकार ने जातिगत गणना कराने की घोषणा की है, वो कहते हैं कि मैंने भी कई बार ये संसद में सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बना रहा है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी की सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे हैं और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे हैं। जातिगत जनगणना के अभाव में सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधूरा है, इसलिए ये सभी वर्गों के लिए जरूरी है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि मैंने भी बहुत बार मांग की है। अब चिराग पासवान क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा फैसला है, ये समावेशी विकास के लिए जरूरी है। केशव मौर्य कहते हैं कि कांग्रेस के मुंह पर यह करारा तमाचा है, कांग्रेस केवल कहती है और मोदी सरकार करती है। अब देखिए कुछ नेता जो है इसके पक्ष में और कुछ विपक्ष में भी होंगे। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, ये फैसला हमारी जीत है और हमारी बात सरकार को माननी पड़ी है। कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं कि ये कांग्रेस की जीत है, कहते हैं कि मोदी सरकार को जाति जनगणना की करानी ही पड़ी। अब देखिए जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमने बहुत टाइम से मांग की है इसको लेकर, तो वो कहते हैं कि ये हमारी जीत है क्योंकि अब जाके मोदी सरकार मान चुकी है कि जातिगत गणना कराई जाएगी। जो विपक्षी पार्टियां जिसमें बीजेडी, एसपी, आरजेडी, बीएसपी, एनसीपी, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। टीएमसी का मुख्य रुख जो है अभी तक साफ नहीं हुआ है। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने जातिगत जनगणना को सही बताया है। तो ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। जो लालू प्रसाद यादव हैं, आरजेडी के सुप्रीमो हैं, वो क्या कहते हैं कि हम समाजवादी तो 30 साल पहले सोचते थे, जैसे आरक्षण, जाति जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, यदि उसे दूसरे लोग दशकों बाद अपनाते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवाद कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे। तो ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। एनडीए क्या कहता है, पहले भाजपा जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब जो है भाजपा सरकार का ये फैसला लिया गया है। बिहार में भाजपा ने पहले जातिगत जनगणना कराने का जो सपोर्ट किया है उसको, बिहार ने अक्टूबर 2023 में जातिगत जनगणना यानी कि सर्वे किया था और ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य बना था बिहार। अब देखिए मोदी सरकार ने ये फैसला अभी क्यों लिया, जब इतने अब देखा जाए, जब इतने जो नेता कह रहे हैं कि हम बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं मानी, अब अचानक से ये फैसला क्यों कर लेते हैं। अब देखिए इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उसमें बीजेपी के पास आरजेडी के कथित जंगल राज का मुद्दा था, तो कभी नीतीश कुमार के सुशासन का नारा था। इस फैसले से उन्हें चुनाव में एक नया आधार मिलेगा। तो ये बताना चाहते हैं कि हम जो है वो सही तरीके से जो ऐसे अच्छे काम करके उन्हें वोट जो है तो वो बटोरना चाहते हैं। ये साफ साफ ऐसा लग रहा है। देखिए पहलगाम हमले का जो मुद्दा है उससे डाइवर्जन जो पहलगाम का जो चल रहा है, जो अभी मुद्दा पहलगाम का है, जो अटैक हुआ था पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा भारत के जो पहलगाम है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें क्या है कि इस मुद्दे से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए इसका आयोजन करवाया जा रहा है, ऐसा भी माना जा रहा है। 2029 के चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा भी ये तैयार हो चुका है। अब देखिए जो अश्विनी वैष्णव है केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं कि यह सुनिश्चित करते हुए हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातिगत जनगणना किसी एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में सम्मिलित होगी। इससे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा।
अब देखिए कि कुछ राज्यों में कास्ट सर्वे हो चुका है। किन राज्यों में हुआ है? बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसके दौरान 2023 में जातिगत सर्वे के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी की राज्य सरकार थी। बाद में तेलंगाना, कर्नाटका जैसे कुछ राज्यों में बीजेपी के द्वारा ये आंकड़े इकट्ठा करवाए गए। अब देखिए कास्ट सेंसस की है तस्वीर कैसी है जो कास्ट सर्वे हुआ है। कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना में जातिगत सर्वे के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना की राह तैयार हो चुकी है। साल 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने पूरे देश में कास्ट सेंसस के लिए कदम उठाया था। तब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी कि SECC ने करवाया था, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। अब मोदी सरकार ने इस जनगणना को कास्ट सेंसस शामिल करने का फैसला कर लिया। ऐसा होने पर किस जाति के लोग कितने हैं देश में, ये जानकारी आज़ाद भारत में पहली बार सामने आएगी, क्योंकि इस तरह की आखिरी गणना आज़ादी से पहले 1931 में कराई गई थी। जो 1931 में जो आंकड़े आए थे कि भारत में इस कास्ट के इतने लोग हैं, इस कास्ट के इतने लोग हैं, अभी उसके दोबारा उसके आज़ादी के बाद ये पहली बार सामने आएंगे। इस जानकारी से सामाजिक आर्थिक रूप से अहम जानकारी सामने आएगी। सरकार को भी कल्याणकारी नीतियों का फायदा वंचित वर्गों तक सटीक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। जनगणना होने पर राज्यों ने क्या किया था? जहां पर हुई है, संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना का मामला केंद्र सरकार का है, लेकिन कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि ये केंद्र सरकार का फैसला है कि उसने जो कास्ट सेंसस करवानी है या नहीं करवानी है, या फिर वैसे नॉर्मल सेंसस होगी या नहीं होगी। लेकिन जो कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना है, वहाँ की जो राज्य सरकार है, उन्होंने खुद ही ये कदम उठाए हैं। संवैधानिक रूप से ये जातिगत जनगणना नहीं करा सकते थे, लिहाजा इन्होंने इसे कास्ट सर्वे का नाम दिया। अब देखिए अगर संविधान में हम देखें तो वहाँ पर कास्ट का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखें या संविधान में जो बाकी प्रावधान किए गए उसमें अगर हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो संविधान है वो जातिगत भेदभाव का विरोध करता है, मतलब जातिगत भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचकर देखें, अगर कास्ट सर्वे किया जाएगा, मतलब कास्ट सेंसस की जाएगी, तो इससे एक तरफ से जातिगत भेदभाव भी बढ़ने वाला है। खैर वो तो चलो बाद की बात है जब होगी। कर्नाटक में जो सिद्धारमैया सरकार है, उन्होंने 2015 में कास्ट सर्वे कराया था, लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आ सके। अब देखिए कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जो इन्हें कास्ट सर्वे का नाम देकर जातिगत गणना करवा चुकी हैं पहले, लेकिन उनके आंकड़े सामने नहीं रखे हैं। बिहार में जेडीयू आरजेडी सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे कराया और इसके नतीजे भी जारी किए थे। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने 2023 में करवाया ये सर्वे। अब देखिए इसके बाद क्या बदलाव क्या हो सकते हैं। अगर जातिगत गणना हुई तो ओबीसी को 27% कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2019 में केंद्र के 10% आरक्षण देने के बाद ही इसकी मांग की जा रही है। आरक्षण की सीमा 50% इसी कारण तय की गई है कि केंद्रीय सरकार के पास 1931 के बाद जातिगत गणना के कोई आंकड़े नहीं है। जातिगत गणना होने के बाद यह सीमा हट जाएगी, इसके लिए कानूनी अड़चन भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पहले ही आरक्षण की सीमा को 50% बढ़ाने की मांग कर चुकी है। अब देखिए कास्ट सेंसस के सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी। 1901 की जनगणना से पता चला कि भारत में 1646 जातियां हैं और 1931 की जनगणना होने तक यह संख्या 4147 जातियों तक पहुंच गई है। इसके मुकाबले अब अकेले ओबीसी में हजारों जातियां हैं। 1980 में मंडल आयोग ने बताया कि उन्होंने 3428 जातियों की पहचान की और ओबीसी के रूप में की है। तो ये पुराने आंकड़े हैं, ये नए आंकड़े नहीं हैं। 2011 में SECC ने गलतियों की बात मोदी सरकार ने लोकसभा में बताई थी। गलतियां इस वजह से हुई थी क्योंकि कास्ट सेंसस से पहले ये साफ नहीं किया गया था कि किस जाति को दस्तावेज में किस तरह लिखा जाएगा। अब देखिए एक ही जाति को कुछ कर्मचारियों ने स्पेलिंग में कुछ और लिखा और दूसरी की स्पेलिंग कुछ और लिखी है, तो ऐसे में कई गलतियां हो जाती है जिससे कि जाति का पता नहीं चलता है। अब देखिए 2011 की SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में राष्ट्रीय स्तर पर 46 लाख जातियां उपजातियों का आंकड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय और राज्यों के स्तरों पर जातियों के मामले में बहुत घालमेल है। ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में जहां
करीब 2500 जातियां हैं, वहीं राज्यों के स्तर पर ओबीसी में 3000 से ज़्यादा जातियां। कई ऐसी जातियां जो स्टेट ओबीसी की लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट में नहीं है। चुनौती इस तरह के भी है कि जहां यूपी में कुछ ब्राह्मण जातियां ओबीसी लिस्ट में है, वहीं पर कुछ राज्यों में वैश्य समुदाय की कुछ जातियां ओबीसी, तो कुछ राज्यों में जनरल लिस्ट में है। कुछ राज्यों में जाट ओबीसी लिस्ट में नहीं है, वहीं कर्नाटक की ओबीसी लिस्ट में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण भी हैं। अब देखिए इसमें ऐसी चुनौतियां सामने आती है कि कुछ जाति जो राज्य सरकार है वो अपनी लिस्ट में कुछ जातियों को, मान लीजिए कोई जाट है, राज्य सरकार ने उसे ओबीसी में रखा हुआ है या जर्नल में रखा है, जर्नल में रखा हुआ है उसको राज्य सरकार ने, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने इसको ओबीसी में रखा है। तो इसी वजह से ऐसी कुछ गलतियां या चुनौतियां सामने आ जाती हैं। अब देखिए SECC है क्या, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना। हमने इतना पीछे देख चुका कि इसके बेस पर जो जाति जनगणना जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, अब ये है क्या, ये संस्था क्या है, ये वर्ष 1931 के बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक भारतीय परिवार में के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, आर्थिक स्थिति के बारे में, ताकि केंद्र राज्य प्राधिकरण इसका उपयोग गरीबी या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकें, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के संकेतक विकसित किए जा सकते हैं। विशिष्ट जाति का नाम, इससे सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में और कौन से बेहतर स्थिति में हैं, तो इससे यह सब पता चलेगा। अब देखिए जनगणना और SECC के बीच का अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए जो इसका दायरा है, सबसे पहले जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक मानचित्र प्रदान करती है, जबकि SECC द्वारा राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लाभार्थियों की एक पहचान करने का एक टूल है। अब देखिए डाटा, जनगणना के आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC के आंकड़े सरकारी विभागों द्वारा लोगों को लाभ देने या अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। तो SECC क्या है, वो डेटा की गोपनीयता को मानते हैं, लेकिन जो जनगणना है वो कहती है कि इनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब देखिए ये जो कास्ट सेंसस का जो न्यूज़ है, अभी ये राजनीतिक मुद्दा बन रही है। कैसे बनी है, सबसे पहले देखिए मंडल आयोग, इस आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC को 27% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की है, लेकिन अगर जातिगत जनगणना होती है उसकी कमी से अगर OBC की जनसंख्या का सही अनुमान लगाना मुश्किल था। SECC 2011, यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी, लेकिन इसका डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। राज्यों के प्रयास, जिसमें बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों ने खुद को अपने जातिगत सर्वे करवाया। बिहार के 2023 के सर्वे के अनुसार OBC और अत्यंत पिछड़े वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63% से अधिक है। अब देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सत्ता में रहते हुए दशकों तक जाति जनगणना का विरोध किया। अब देखिए जो बीजेपी सरकार है, जिन्होंने अभी ये कैबिनेट में फैसला लिया है कि जातिगत गणना कराई जाएगी, जनगणना, तो जो पहले वो कहती थी कि पहले इसके खिलाफ थी, अभी राजनीतिक मुद्दा इस वजह से बनी कि अब वो कांग्रेस को कह रही है, कांग्रेस सरकार को, कि वो कांग्रेस सरकार शुरुआत से ही इसके खिलाफ थी। तो इसी वजह से ये जनगणना एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है कि अलग अलग पार्टियों के बीच ये विवाद का मुद्दा भी रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि अगली जनगणना पहली बार डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी। मतलब अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो नेक्स्ट जनगणना होगी वो डिजिटल मोड में होगी। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी, मतलब बात की जा रही है कि जिसमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आपको अपनी जानकारी पूरी, जो भी है डेटा अपना फिल करना होगा, और गवर्नमेंट के पास वो खुद पूरा डेटा चला जाएगा कि आप किस कास्ट के हो, आप क्या जॉब करते हो, आपका मतलब कहाँ रहते हो, सब कुछ, हर एक प्रकार की जो जानकारी वहाँ पर चली जाएगी। अब देखिए जातिगत जनगणना के कुछ नुकसान भी हैं। अगर इसके फ़ायदे हैं तो उसके साथ ही कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि अब देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है मतलब सही भी होता है, अगर कुछ सही होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं, है ना। कुछ चीज़ अच्छी होती है तो उसकी कुछ चीज़ बुरी भी होती है। तो इसी प्रकार से दोनों नज़रिए से हमें इस टॉपिक को भी देखना चाहिए कि इसके नुकसान क्या रहेंगे। एक वर्ग का मानना है कि जातीय जनगणना की मांग के पीछे मकसद क्या है कि पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि समाज को विभाजित करके राजनीतिक फायदा
हासिल करना है। इस वर्ग का कहना है कि सरकार के पास हम पहले से ही जरूरी आंकड़े हैं, इसके आधार पर कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए नीतियां और कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो कुछ वर्गों का मानना है कि ये तो सिर्फ एक कह लीजिए कि एक चोचले हैं सरकार के, जो इस ऐसी जनगणना कराने के सरकार के पास पहले ही बहुत सारे आंकड़े मौजूद है, जिसके आधार पर वो नीतियां और कुछ ऐसे तरीके लागू कर सकती है जिससे कि पिछड़े वर्गों की जो भी परेशानियां उनको सॉल्व किया जा सके। ऐसे में जातीय जनगणना से देश में जातीय विभाजन और गहरा होगा और इससे समाज में तनाव और कट्टरता भी बढ़ेगी। अब देखिए जातीय जनगणना कब तक पूरी होगी? हर 10 साल में इसे किया जाता है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इसको डिले कर दिया गया था। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार सितंबर में जनगणना की शुरुआत कर सकती है। इसे पूरा होने से कम 1 साल लगेगा। ऐसा नहीं कि अब जनगणना शुरू की गई तो 1 महीने या 1 हफ्ते में इसको पूरा साल लग जाएगा। इसके लिए जातिगत जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के या 27 की शुरुआत तक आ सकते हैं। मतलब 2026 के अंत तक माना जा रहा है कि इसके आंकड़े आए जाएंगे, या फिर 27 की जब शुरुआत होगी तब इसको सार्वजनिक किया जाएगा। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। वो चाहते हैं कि सरकार है कि अब उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब इसकी समय सीमा क्या है उसका भी ऐलान करना होगा। तेलंगाना में उन्होंने कहा कि कास्ट सर्वे कराया और इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति को ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी ये पता करनी है। अब देखिए जातिगत जनगणना के लिए आम लोगों से क्या कुछ पूछा जाएगा। जो सर्वे होता है, एक तरह से इसे भी सर्वे कहा जाता है। तो सर्वे क्या होता है कि पूरे गांव में मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, है ना, तो उसमें कुछ 70 या 50 या 70 लोगों का सर्वे किया जाता है। लेकिन जो जनगणना होगी वो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों की ही जनगणना की जाएगी। अब देखिए पूरे देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इन्हें एन्यूमरेटर कहते हैं। ये तय किए गए इलाकों में पहुंचकर जानकारी क्या क्या लेते हैं। सबसे पहले हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस, मतलब 1 से 2 महीने का समय लगता है इसमें। सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। अप्रैल मई 2010 में इसमें 45 दिन का समय लगा था। पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है, इसमें करीब 1 महीने का समय लगता है। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म, SC ST हैं तो उनकी डिटेल अच्छे से पूछी जाती है। जनगणना का रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि हर बार पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब कुछ नया पॉइंट उसमें ऐड हो जाता है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप जहां नौकरी करते हैं वह जगह आपके घर से कितनी दूर है। अपने गाँव का नाम भी मतलब पहली बार ऐसा पूछा गया। इस डाटा को इकट्ठा करके इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ऐड किया जाता है, मतलब उसमें दर्ज किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का विस्तृत डेटा गोपनीय यानी कि प्राइवेसी रखी जाती है। अब देखिए जो फॉर्म में अभी बदलाव आए हैं उसमें क्या है, इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार, माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ 29 कॉलम होते हैं। ये आप एक फॉर्म देख सकते हैं, ये फॉर्म फिल किया जाता है जब जनगणना की जाती है। तो अब में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम भी जोड़े जा सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए जो 29 कॉलम थे, ये देखिए इसमें कहीं पर भी जाति की बात नहीं की गई है कि आपकी जाति क्या है, लेकिन अब इसमें जाति का भी कॉलम ऐड किया जाएगा। अब देखिए सरकार के जातिगत जनगणना के ऐलान का राजनीतिक मकसद क्या है। अगर सरकार के हम नज़रिए से देखें तो उनका राजनीतिक मकसद क्या होगा, कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना, मतलब जो कांग्रेस का मुद्दा उसको खत्म करना। विपक्ष ने सरकार को वो मुद्दा दिया है जिसको उसे पूरा कर दिया है, ऐसे में इसका पूरा क्रेडिट सरकार को जाएगा। अब देखिए जो कांग्रेस इस मुद्दे को बार बार उठाती थी कि जातिगत गणना की जाए, जातिगत जनगणना की जाए, तो अब इस मुद्दे को खत्म करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अब देखिए अपना पिछड़ा वर्ग का वोट शेयर बढ़ाना, मतलब जो उनकी SC ST या कोई और भी पिछड़ा वर्ग जैसे OBC है तो उसका जो वोट है, वो वोट बैंक है, जो वो मतलब वोट उनको मिलती हैं उसकी गिनती ज़्यादा बढ़ाना। चुनाव में खास तौर पर यूपी और बिहार में बीजेपी का गैर यादव OBC वोट शेयर कम हुआ है, इससे वापस हासिल करने के लिए फैसला किया गया। बिहार चुनाव में नए मुद्दे की तलाश की गई है। इस फैसले से बीजेपी बिहार चुनाव में पिछड़े वर्गों के वोटर्स को टारगेट करने में आसानी होगी। मतलब जो बीजेपी सरकार है अभी उसका कोई अलग ही मुद्दा है, बीजेपी जो उनका राजनीतिक मकसद है अभी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले इसी वजह से उनका ये मकसद है कि वहाँ पर जातिगत जनगणना करा के जिस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं उन वर्गों का पक्ष लेकर ही वोट हमसे मतलब इकट्ठे किया जाए।
अब देखिए कैबिनेट के इस फैसले को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है। जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निवासियों में बृहस्पतिवार मीन की फ्राइडे को जाति आधारित जनगणना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का जश्न मनाया गया है और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। स्थानीय लोग इसे विभिन्न हिस्से विशेष हुकलूगंज और पांडेपुर में इस अवसर पर उत्सव मनाने के लिए तैयार है। मतलब बहुत जगह पर इस बार उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाराणसी रेजिडेंट्स सेलिब्रेट मोदी गवर्नमेंट्स नॉट टू कास्ट सेंसस विद कलर्स एंड ड्रम्स। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि वो शहर भर में खुशी मनाए जा रहे हैं। कहना है कि ये सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से चल रही थी लेकिन फैसला नहीं हो रहा था, तो पीएम मोदी द्वारा उठाए गए इस पूरे मतलब जो फैसले का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अब देखिए आर पॉलिटिकल पार्टीज रेडी टू कमिट टू द डिफिकल्ट पाथ आफ्टर कास्ट सेंसस। अब देखिए जब कास्ट सेंसस किया जाएगा तो इसके बाद मतलब जो भी कठिनाइयाँ आएंगी सरकार के सामने, क्या सरकार रेडी है? पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं उन सवालों के मतलब उन जो परेशानियों का सामना करने के लिए। जातिगत जनगणना के दौरान जाति आधारित सामाजिक आर्थिक न्याय के सवाल पर कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा। गणना के दौरान विभिन्न प्रकार की हेराफेरी भी हो सकती है ना। अगर जनगणना से पता चलता है कि अधिकांश जातियां पिछड़ी हुई हैं तो उससे भी कुछ ऐसे में कुछ और मतलब कैसे जो बड़ी जातियां उनका दबाव बढ़ सकता है ना। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर जनगणना से पता चलता है कि ज़्यादा लोग पिछड़ी जाति हैं और दलित आबादी है लेकिन अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा है मतलब वो कम नहीं है, जब हिस्सा मतलब बहुत थोड़ा है, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? सरकार जिस तरह की नीतियां लागू करेगी उससे इन आर्थिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इन सवालों का जवाब यह है कि जिस तरह के राजनीतिक ढांचे के भीतर अधिकांश पार्टियां काम करती हैं उसके व्यापक परिणाम होंगे। अब देखिए हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर धन का संकेंद्रण उच्च जातियों के हिंदुओं के हाथों में है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर पिछड़ी जातियाँ जो ओबीसी है, मान लीजिए कि उनकी परसेंटेज या वो जातियाँ ज़्यादा आती हैं, अब सरकार क्या करेगी? फिर सरकार को तो नीतियों के अकॉर्डिंग जो मतलब उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको आरक्षण या इनके लिए ज़्यादा नीतियां बनानी होंगी, ऐसी नीतियां कि इन्हें बाकी जो अमीर तबका है उसके बराबर इक्वल लाया जा सके। लेकिन इससे क्या होगा? अब सरकार इनकी तरफ सरकार का झुकाव हो जाएगा तो जो बड़े वर्ग हैं, बड़ी जातियाँ हैं, वो क्या होगी? वो नाराज़ हो जाएंगी सरकार से। इस वजह से बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। इसको लेकर भारत में लगभग 62% सूक्ष्म लघु और मध्यम फर्मों का स्वामित्व उच्च जाति के व्यापारियों के पास है। अगर हम देखें तो 62% जो है उच्च व्यापारी मतलब कि जो अमीर जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। मीडिया के नेतृत्व अकॉर्डिंग 90% पदों पर उच्च जाति के समूह बैठे हुए हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि लगभग 36.4% न्यायाधीश ब्राह्मण समुदाय से आए हैं। अब देखिए किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा हमें कौन जनरल जो कास्ट है ना, जनरल मीन्स की जो उच्च जाति के वर्ग है वो ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए उस सरकार के समक्ष क्या प्रश्न होने वाले हैं। देखिए क्या इस बारे में कोई भी गंभीर विचार है कि ये सभी आंकड़े कैसे बदले जाएंगे जबकि आज़ादी के 75 साल बाद भी इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है? क्या सरकार भूमि सुधार के लिए तैयार होगी ताकि जोतने वालों को ज़मीन दी जा सके और अनुपस्थित जमींदारों में ज़मीन छीनी जा सके? ये बड़ी तस्वीर है ताकि जब तक कि जाति जनगणना की बात करने वाले लोग केवल लोगों और उनकी जाति की गिनती तक सीमित ना रहें। तो अब ये ऐसे सवाल सरकार के सामने आएंगे कि ये जो आंकड़े पहले से दिए जाते हैं उनके बदलाव कैसे किए जाएंगे? क्या सरकार जो भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स है, उसको लागू किया जाएगा अच्छे प्रकार से? मतलब जिनके पास भूमि नहीं है और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेकर जिनके पास है नहीं ज़मीन उनको दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर है कि जाति जनगणना की बात करने वाले लोग केवल लोग और उनकी जाति की गिनती तक सीमित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स भी किए जाने चाहिए। अब देखिए इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। राजनीति में विधायक या संसद बनने तक सीमित ना होकर सरकार अगर नीतियों को सही तरीके से लागू करे तो सामाजिक स्थिति बदल सकती है। जातिगत जनगणना की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा काम यह होगा कि समाज, अर्थव्यवस्था और उनके संसाधनों के
शीर्ष स्तर पर उत्पीड़ित जातियों की उपस्थिति देखी जाए। उत्पादन की प्रक्रियाओं में पूर्ण बदलाव सुनिश्चित करना होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो एक तरह की क्रांति लानी होगी और वे शायद इसके लिए तैयार नहीं हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब ये कास्ट सेंसस कराया जाएगा तो इसमें एक तरह की क्रांति आएगी अगर इसके बाद सरकार नीतियों को सही तरीके से लागू करती है। अगर गवर्नमेंट ही इन आंकड़ों की इकट्ठा करके छोड़ दिए, मतलब चुप बैठ जाती है, कोई ध्यान नहीं देती, जो जातियां जिन जातियों की गिनती ज़्यादा होगी उन पर कोई उनके लिए नियम कायदे कानून नहीं बनाए जाते, उनके लिए आरक्षण नहीं किया जाता, तो क्या होगा, इससे जो जातिगत भेदभाव तो बढ़ने वाला, लेकिन सरकार के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक के साथ ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये। तो अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या अपडेट्स आएंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।